हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। दिस साइड आपका दोस्त सीए दिव्यांशु बंसल। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग सीए में इंटरमीडिएट ऑडिट में मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट ए, बोले तो सेट 1 और सेट बी का जो ऑडिट का पोर्शन है वो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फटाफट से फटाफट इस वीडियो को पूरा देखो। सेकेंड थिंग, मैं यहाँ पे बताऊंगा ऑडिट लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, भाई कंटेंट पढ़ लिया, अब अपने को लिखना कितना लिखना है और सामने वाला अपने को मार्क्स कैसे देगा। अब ये जो हमारे मॉडल क्वेश्चन पेपर है, अब इसमें तुम देखोगे ऑडिट के पोर्शन पे मैं लेके आता हूँ पहले, है ना। ऑडिट का पोर्शन आ जा भाई। ये दे रखा हुआ अपना ऑडिट का पोर्शन कि भाई देखो ये पहला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर कितना बड़ा है, इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। ये देखो इतना बड़ा आंसर है और सेकंड पार्ट है, इतना बड़ा आंसर है, तो सर अपने को पूरा का पूरा लिखना है क्या, चार चार पांच पांच लाइन हर एक के अंदर, छोटी छोटी चीजों के अंदर। तो मैं दोस्त वही बताने वाला हूँ, इतना कंटेंट अपने को नहीं लिखना है, कीवर्ड कीवर्ड इंपॉर्टेंट चीजें अपने को लिखना होगा। तो प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपने को देखना है। एक चीज। सेकंड थिंग, अपने को भाई लाइक करो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को और अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है भाई आगे वीडियोस बनाने के लिए। और इस चैनल पे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है, तो तुमको भी बेनिफिट मिलेगा भाई, बहुत सारी चीजें फ्री में तुमको मिलने वाली है ना जी। तीसरी चीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके रखो। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखो, जो भी फ्री का जो कंटेंट होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ, तो तुम लोग मेरे से कनेक्टेड रहोगे। जब भी कोई अपडेट होगा, कोई नई चीज मिलेगी अपने को, तो वहां पे मैं ग्रुप में पुट कर दूंगा, जिससे तुम तक चीजें पहुंच जाए और तुम मेरे से कनेक्टेड रहो, है ना जी। जल्दी 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 फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी तक तुमने नहीं किया मेरे दोस्त। आ जाओ, स्टार्ट करेंगे हम हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। और उसमें मैं तुमको बताऊंगा सेकंड थिंग कि लिखना कैसे है ऑडिट, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है ना जी। चलो, और एक चीज और मैं बताता हूँ तुमको। ऑडिट के लिए, सॉरी, एमसीक्यू के लिए एक लिमिट चार्ट करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, है ना। एमसीक्यू के लिए ये दे रखा हुआ है लिमिट चार्ट करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। ये पीडीएफ फाइल है, इसको तुम पूरा डाउनलोड कर लेना, है ना, और इसको जरूर पढ़ के जाना। दो तीन चार एमसीक्यूज इसमें से आएंगे, कम से कम आएंगे। सर इसके अंदर है क्या, इसके अंदर देखो मैंने पूरी लिमिट्स डाल दी हैं। लिमिट्स डाल दिए मतलब देखो, मैं बताता हूँ तुमको कि इंटरनल ऑडिटर किसको रखना है। तो पहले बोला लिस्टेड कंपनी को रखना है और पूरी लिमिट डाल दी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसकी लिमिट 50, 200, 100, 25, इस टाइप से जितनी भी लिमिट्स थी आपकी पूरे ऑडिट में, जितनी लिमिट्स थी मैंने इस पीडीएफ फाइल के अंदर डाल दी। देखो कि भाई रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पर लगता है, भाई लिस्टेड कंपनी पर लगेगा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर लगेगा जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, उससे ऊपर होगा 50 करोड़। और ये सारी लिमिट्स मैंने इस वीडियो के अंदर डाली हुई है, सॉरी इस पीडीएफ के अंदर डाली हुई है। एक चीज और, कंपनी ऑडिट के सेक्शन वगैरह भी कि भाई कौन सा सेक्शन अपने को याद करना है, ये सारे सेक्शंस के नाम लिख दिए, जिससे कभी तुमसे एमसीक्यू में सेक्शन वगैरह का नेम वगैरह पूछा तो तुम लिख सकते हो, है ना। और फॉर्म वगैरह भी डाल दिए। ये अपने 8 फॉर्म्स हैं, एडीटी 1 2 3 4 और सीआरए 1 2 3 4, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक एमसीक्यू है इसी के ऊपर। तो ये सारे फॉर्म वगैरह लिमिट वगैरह मैंने डाल दी एक पीडीएफ के अंदर। अब सिर्फ एक पीडीएफ तुमको पढ़ना है, और वो कितने पेजेस के दोस्त, सिर्फ ये 5 पेजेस की पीडीएफ है। 5 पेज की पीडीएफ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना, इसको जरूर तुम पढ़ के चले जाना दोस्त, है ना। चलो वापस आते हैं। अब मैं बताता हूं कि तुमको ऑडिट लिखना कैसे है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट बोले तो भाई मैं अभी तुमको समझा दूंगा मॉडल क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके बाद मैं बताऊंगा इनडायरेक्ट तरीके से भी कुछ क्वेश्चन तुमसे पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, है ना। तो उसको कैसे अपने को टैकल करना है, तो वीडियो प्लीज पूरा देखना। क्या देखना दोस्त, पूरा देखना है। आ जाओ, मॉडल क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ। दिसंबर 24 का है भाई, सेट ए, सेट वन, सॉरी सेट वन। हम लोग ऑडिट का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। आ जाओ, एमसीक्यू की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा पहला एमसीक्यू है भाई, ऐसे 230 स्टैंड्स फॉर, ऐसे 230 किस पर लगता है भाई, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, सबको पता है ना जी। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला एमसीक्यू, सेक्रेटरियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, 50 करोड़, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म कौन सा भाई, MR3, इसमें MR3 लगता है ना। इसके बाद है भाई 10th नंबर का एमसीक्यू क्या, सॉरी 9th नंबर का एमसीक्यू क्या बोलता है, अनपेड डिविडेंड स्टैंड
at the credit of unpaid dividend account should be transferred to the investor education and protection fund। बोले तो IEPF। भाई किसी का अनपेड डिविडेंड है, किसी बंदे को डिविडेंड पे करना था, या तो उसकी डेथ हो चुकी है या फिर उससे हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ना उसकी फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऐसा जो अपने पास अनपेड डिविडेंड रखा हुआ है कंपनी के पास, तो उसको क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है आईईपीएफ में। आईईपीएफ बोले तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अंदर। कितने सालों के बाद करना होता है भाई, 7 ईयर्स के बाद। 7 साल तक आप अपने पास रखो, हो सकता है 7 साल के अंदर अंदर वो बंदा आएगा। अपने पास भी नहीं रखना होता, एक स्पेसिफिक अकाउंट पर डिपॉजिट करके रखो कि भैया कोई बंदा आएगा, कि भाई जिसको जिसका अनपेड डिविडेंड है वो हो सकता है आ सकता है, उसके परिवार वाले आ सकते हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं। कभी कभी आपने इन्वेस्टमेंट किया, भूल गए भाई, या फिर किसी के पिताजी इन्वेस्टमेंट करके गए, उस पर कुछ बहुत सारा अनपेड डिविडेंड है, वो उनकी डेथ हो गई, 4 साल 5 साल 6 साल बाद उनके बच्चों को ध्यान आता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं, तो वो कंपनी से कांटेक्ट करते हैं। तो बोला जाता है 7 ईयर्स तक एक स्पेसिफिक अकाउंट में रखो, जब नहीं आएगा बंदा तो आईईपीएफ में आप डाल दो। उस आईईपीएफ से क्या होता है, गवर्नमेंट का अकाउंट है, गवर्नमेंट फिर उसको यूज करती है। आपने सुना होगा, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये सेबी ऐड करता है। कौन करता है, सेबी। सेबी ऐड करता है टेलीविजन वगैरह पे, है ना, कि भाई सतर्क रहें, सावधान रहें, कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो इसका पैसा कहाँ से आता है, ये आईपीएफ का जो अकाउंट होता है उसमें से ही पैसा आता है भाई, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि 7 साल के बाद, बोले तो आफ्टर 7 ईयर्स हो जाए उसके बाद आपको आईपीएफ में ट्रांसफर करना रहता है। ओके, अगला एमसीक्यू क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज कैन नॉट बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑडिटर कौन सी सर्विस नहीं देगा, वाउचिंग करता है ऑडिटर, जी हाँ बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, वेरिफिकेशन करता है, जी हाँ बिल्कुल करता है, तो इसका आंसर ये नहीं है। इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन रिलीवेंट मैटर, बहुत सारे मैटर्स पे सर्टिफिकेट इशू करता है, हाँ जी करता है। स्टॉक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया, करता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बनाता है, बहुत बहुत सारे सर्टिफिकेट्स इशू करता है। फिर लास्ट में है प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। सेक्शन 144 के अंदर तुमने देखा होगा कि कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता, तो उसके अंदर आता है भाई इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकता, तो इसका आंसर डी है, सिंपल। An individual auditor who has completed his term shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for next 5 year। 5 साल एक बार तुम अपॉइंट हो गए, उसके बाद तुम 5 साल का तुम्हारा कूलिंग पीरियड रहता है, सिंपल। ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट रिस्क। ऑडिट की रिस्क कौन सी नहीं है, इनहेरेंट रिस्क होती है, डिटेक्शन रिस्क होती है, कंट्रोल रिस्क होती है, 3 रिस्क होती है ऑडिटर की रिस्क, ओमिशन करके रिस्क नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर डी है, सिंपल दोस्त, बिल्कुल सिंपल। बहुत आराम से चल रहा है, लाइटली चीज चल रही है ना जी। चलो अगला क्वेश्चन, एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड considering the particular area of accounting which the owner thinks essential is known as partial audit। ये तुम समरी बुक अगर तुम्हारे पास है मेरी, या फिर मेरे से क्लास ली हुई, तो ये डेफिनेशन तुमको उसमें मिल जाएगी। ये पार्शियल ऑडिट की डेफिनेशन होती है, या फिर स्टडी मैट में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अब क्या है भाई, 14 वाला क्वेश्चन क्या बोला भाई, एक a company auditor resigning from his post shall inform the same to the registrar in ADT। कौन सा फॉर्म लगेगा भाई, ADT 3 में बताना होगा, ठीक है। ADT 3 में ऑडिटर बताएगा। ओके, उसके बाद लास्ट वाला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया। ये चीज हो सकता है तुमने ना पढ़ी हो, ठीक है। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, भैया जो अपना गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के अंदर तुमने सुना होगा पंचायत होती है, जिला परिषद होता है, नगर निगम होता है, ठीक है, ये होते हैं, नगर पंचायत होता है, ठीक है। तो उन्होंने वो सिस्टम पूछा है कि इंडिया के अंदर कौन से सिस्टम नहीं है, तो इन चार में से एक बताना है कि कौन सा सिस्टम नहीं है। तो पहली चीज ग्राम पंचायत, तुमने सुना है होता है, हाँ ग्राम पंचायत होती है, ग्राम परिषद होती है भाई, ठीक है, पंचायत की समिति होती है भाई, सॉरी, ग्राम पंचायत होता है, हाँ जी होता है। ग्राम परिषद तुमने नहीं सुना होगा कहीं भी, ग्राम परिषद कभी सुना, कभी नहीं सुना। पंचायत समिति सुना, हाँ जी पंचायत की समिति होती है, ठीक है। और जिला परिषद तुमने सुना होगा, ये 3 नाम सुने होंगे, लेकिन ग्राम परिषद नहीं सुना होगा। तो इसका आंसर बी है, ग्राम परिषद करके इंडिया का जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं होता, है ना जी, ठीक है। ये हमारे ऑडिट के एमसीक्यूज हो चुके, बहुत सिंपल थे, है ना। अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये तो कॉर्पोरेट अकाउंट के क्वेश्चन है, तो अपने को 5 क्वेश्चन करना है, 7 क्वेश्चन में से 7 में से 5 क्वेश्चन करना है। कॉर्पोरेट अकाउंट और ऑडिटिंग दोनों मिक्स्ड होके आएंगे, है ना जी। तो अपन ऑडिट के पोर्शन पे पहुंचते हैं डायरेक्टली।
आ जाइए, ऑडिट का पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ से स्टार्ट होने वाला हमारा ऑडिट का पोर्शन, और जो कि 7 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे, है ना जी। 7 मार्क्स के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे ऑडिट के अंदर। चलिए अब आओ, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। मैंने तुमको बताया दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होंगे डायरेक्ट, एक होंगे थोड़े इनडायरेक्ट टाइप के। अगर उनको पेपर थोड़ा टफ बनाना है या फिर एक आध क्वेश्चन वो घुमा फिरा के देंगे, अगर वो देंगे तो अपने को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सब इस वीडियो में बताऊंगा, टेंशन लेना ही नहीं है। अब इन्होंने अभी क्या पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, भाई ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीचों बीच का डिफरेंस बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल पूछेगा, तो तुमको बताना है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच का मतलब। अब लिखना कैसे दोस्त, तो ये ऊपर की लाइन लिखना है क्या, बिल्कुल नहीं लिखना दोस्त, बिल्कुल मत लिखना, फालतू का जो फोकट का ज्ञान है बिल्कुल नहीं लिखना। अब इसमें से तुमको 7 पॉइंट्स लिखना होगा, ठीक है, तो इन्होंने 7 पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे भी लिखे हुए। अब ये जो बेसिक वाला पोर्शन है लिखना है क्या, नहीं लिखना। अगर तुमको याद है तो लिख दो, नहीं याद है मत लिखो, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। ये जो ऊपर की लाइन है सर इसका मार्क्स मिलेगा क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तुमको 7 पॉइंट्स लिखना है, 7 मार्क्स मिलेगा। कौन सा, ऑडिट के 7 पॉइंट और इन्वेस्टिगेशन के कंपैरिजन वाले लिखने होंगे, ठीक है। ये आपको कंपैरिजन टेबल बना के लिखना है, लाइक एक तरफ ऑडिट लिखना, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन, बीच में एक लाइन खींच देना और 7 पॉइंट लिख देना, तुमको 7 में से 7 मिल जाएंगे। अब सर ये पूरा का पूरा ये लिखना है क्या, नहीं दोस्त। अगर तुम्हारे पास मेरी समरी बुक है तो समरी बुक का पेज नंबर 6 निकाल लो, मैंने ये पेज नंबर लिखे हुए हैं अपनी बुक के। पेज नंबर 6 मैं दिखा देता हूँ तुमको, अपनी समरी बुक का पेज नंबर 6, ये अपनी समरी बुक है, इसका पेज नंबर 6 में निकालता हूँ। हाँ ये देखो अपना पेज नंबर 6, तुमको दिख रहा है सब कुछ, हाँ जी बिल्कुल परफेक्ट, सारी चीजें चल रही हैं। आ जाओ पेज नंबर 6 पर, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस बिटवीन अपने को दिखाना है, तो ये डायरेक्ट लिखो आप। ये 4 पॉइंट तो यहाँ से लिखना है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन में लिखना है, इन्वेस्टिगेशन इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विद अ व्यू टू ascertain an effect, सिंपल। सेकंड वन, स्कोप इज वाइड, स्कोप इज लिमिटेड। अगर तुम ये बेसिस वाला पोर्शन नहीं लिख रहे हो ना तो मत लिखना, बस यहाँ पे क्या लिखना है, स्कोप इज वाइड, ऐसा, स्कोप इज वाइड, ठीक है, ऐसे तुम लिख देना। और यहाँ पे क्या लिखना है, इन्वेस्टिगेशन में स्कोप इज लिमिटेड। फिर इसमें लिखना है ऑडिट वाले में, ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस, सिंपल। और यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्टिव इज ओनली स्पेशल पर्पस, कि हम इन्वेस्टिगेशन कब करते हैं, स्पेशल कुछ पर्पस है तो। फिर पीरियोडिसिटी, तो इसमें लिखना है कि इट इज अ रूटीन एक्सरसाइज, ऑडिट इज अ रूटीन एक्सरसाइज, पीरियोडिकली एक रूटीन एक्सरसाइज है भाई, हर साल होना है, हर 6 महीने में होना है, या फिर हर 3 महीने में होना है, इंटरनल ऑडिट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें क्या है, पीरियड में भी लॉन्गर देन 1 ईयर। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत बड़ा फ्रॉड किसी ने, कंपनी ने किया, तो अपन उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी। अब वो इन्वेस्टिगेशन चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, क्योंकि अपने को समझ नहीं आ रहा है, अपन उसको जो फ्रॉड है किसने किया वो अपन नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो लॉन्ग चलती रहेगी चलती रहेगी। तो 4 पॉइंट्स तो तुमको यहाँ से उठा के लिखना है, ठीक है। अपनी बुक में सिर्फ अपन ने 4 पॉइंट दिए थे जो कि इजी थे, बट आपको 3 पॉइंट और प्लीज याद कर लेना, सिंपल है। 3 पॉइंट और तुम याद करोगे जिससे 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे। तो अब ये जैसे तीन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, ये वाला है और एक ये वाला है और एक ये वाला है, 3 पॉइंट सिंपल है, याद रखो। क्या रखना है भाई, ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर, रुको रुको, ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, ये याद रखो ऑडिट के अंदर कि भैया जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए, और बहुत सारे बेसिक चैप्टर्स है, वाउचिंग वेरिफिकेशन कैसे करना है, वो सब चीजें लिखी हुई है, उस हिसाब से तुमको ऑडिट करना है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ कि अपने को जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, एसआरईज है, अगर एसआरईज तुमने नहीं पढ़े, एसक्यूसी करके हैं, वो अगर तुमने नहीं पढ़े होंगे क्योंकि तुम्हारे लेवल पे नहीं है, फाइनल लेवल पे, उसके बेसिस पर ऑडिट किया जाता है, ठीक है। किस बेसिस पे किया जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट सॉरी ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ऑडिट किया जाता है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, ऑडिट से ऊपर जाके इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑडिट एक टाइम पे खत्म हो जाता है। कैसे होता है, एक ऑडिटर है, उसको क्या लग रहा है भाई फ्रॉड हो सकता है, तो वो कंपनी को बता देगा कि यार मुझे फ्रॉड के चांसेस लग रहे हैं, वो चेतावनी देके आ जाएगा, वो वार्निंग दे के आ जाएगा, वो बता देगा कि यार इस कंपनी में या फिर इस मुझे कुछ रोता दिख रहा है, फ्रॉड हो सकता है या फिर फ्रॉड है। उसके बाद की कहानी आती है इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि अगर फ्रॉड हुआ है, हाँ जी, या फिर नहीं हुआ है, तो अपने को दोनों को पता करना है कि फ्रॉड हुआ है, हाँ हुआ है, किस व्यक्ति ने किया, कितने अमाउंट का किया, कैसा किया, क्या नहीं, पूरा बाल की खाल निकालना होता है। तो इसमें बोला गया कि ऑडिट इन्वॉल्व सॉरी
इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड ऑडिटिंग प्रोसीजर, ऑडिट की प्रोसीजर से भी आगे निकल के इन्वेस्टिगेशन, एक पॉइंट ये याद कर लेना। सेकंड वाला क्या है भैया, ये अपना परस्यूसिव एविडेंसेस देता है, कौन, ऑडिटर, ऑडिटर प्रोवाइड्स परस्यूसिव ऑडिट एविडेंस, इतना लिखना। और इन इन्वेस्टिगेशन क्या लिखना है अपने को, इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड्स करता है कंक्लूसिव एविडेंसेस, ठीक है, बिल्कुल बाल की खाल तक अपने को इन्वेस्टिगेशन बता के जाएगा। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑडिटर इज स्केप्टिकल एंड नॉट सस्पिशियस। स्केप्टिकल का मतलब क्या है, आपने सुना होगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, हाँ जी, तो स्केप्टिकल वर्ड वहीं से उठाया कि आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना है, चतुराई दिखाते हुए ऑडिट करना है, ऐसा नहीं बिल्कुल भोले भाले बन के आप ऑडिट बन रहे ऑडिट कर रहे हो, जो भी आपको शक दिख रहा है तो उस पर और ज्यादा डिटेल में जाना है, उसको बोलते हैं भाई स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म अपने को रखना होगा। तो ऑडिटर इज स्केप्टिकल, या फिर चलो यही लिखना है, स्केप्टिकल ही लिखना, एंड नॉट सस्पिशियस, मतलब अगर तुम किसी का ऑडिट करने जा रहे हो तो तुम डाउट में नहीं हो कि भाई इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है। तुम जब ऑडिट कर रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो ऑडिट, तो तुम दिमाग में नहीं रखोगे यार फ्रॉड है, इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, जब तक तुमको कुछ क्लू नहीं मिलता है या फिर तुमको शक नहीं होता, तब तक तुम डाउट में नहीं रहोगे कि यार इस कंपनी में फ्रॉड हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। हम अगर ऑडिट करने जा रहे हैं तो जेन्यून नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स, नॉर्मल डेली रूटीन के बेसिस पे जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि भाई डे वन पे जब मैं ऑडिट करने गया उस पर मेरे को शक क्रिएट कर रहा हूँ चीजों को लेके। जब तक मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, जब तक कुछ एक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो मैं दिमाग में शक लेके नहीं आऊंगा, है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है, जब अपने को कुछ ना कुछ शक है कि यार फ्रॉड है इस कंपनी में, तो अब मुझे पता लगाना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है कि है फ्रॉड कि नहीं है, या फिर फ्रॉड है किसने किया किसने नहीं किया, कौन अपने को सस्पेक्ट दिख रहा है, डाउट रहता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही कब होती है, जब डाउट है, बात समझो। मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कब करूंगा, जब मुझे डाउट है। और ऑडिट कब स्टार्ट करूंगा, भाई चेक करने के लिए चीजों को कि भाई मेरी सारी चीजें सही चल रही है कंपनीज में या फिर नहीं चल रही, उसके लिए मैं ऑडिट करूंगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कब करूंगा, मुझे कुछ डाउट है ना। तो प्लीज 3 पॉइंट और आप याद रखना, जिसमें से अपने 7 पॉइंट्स यहाँ पे तैयार हो जाए। मैंने क्या एमसीक्यू में, सॉरी, मैंने अपनी जो समरी बुक है इसमें 4 पॉइंट्स अकेले दे रखा हुआ है, तो 3 पॉइंट और एक्स्ट्रा है, छोटे छोटे से हैं, एक एक लाइन के, प्लीज इसको याद कर लेना। 7 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा ये तैयार हो गया, ठीक है। एक चीज अपने को ये करनी है ना। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी सारे क्वेश्चंस में सच अपने को कुछ याद नहीं करना, समरी बुक इनफ है आपको करने के लिए, उसके उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा इसमें दिखा मेरे को, जिसमें अपने को 7 पॉइंट्स याद करना है, नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्कस द राइट ऑफ द कंपनी ऑडिटर, राइट्स ऑफ द कंपनी ऑडिटर, जो अपना कंपनी ऑडिटर है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं वो बताना है। तो इन्होंने पूरा का पूरा राम कथा लिख के रखी हुई है, देखो कि भाई कंपनी ऑडिटर का राइट क्या होता है कि इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है, ऑब्टेन करना है इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर पूरा भर दिया इन्होंने, चार पांच लाइन। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इसके अंदर 3 लाइन भर दिया। इंस्पेक्ट करना है ब्रांच ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट, उसके अंदर इन्होंने 3 लाइन 4 लाइन भर दिए। ऐसा अपने को नहीं लिखना, इतना ज्यादा याद नहीं करना है, मैं बहुत स्पेसिफिक चलूंगा। 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे। बस आ जाओ अपनी समरी बुक के ऊपर, पेज नंबर 38। तो मैं 38 पेज पर पहुंचता हूँ। हाँ, हाँ, ये रहा अपना 38 पेज, दिख रहा है तुमको जी, बिल्कुल अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। 38 नंबर का पेज मैंने खोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, आ जाओ आ जाओ। ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, ये वाले पॉइंट अपने को लिखना है, 7 पॉइंट्स लिख दो। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यूटी टू मेक कमेंट, ठीक है, अदर ड्यूटीज अंडर दी कंपनी सब 2013, 2013 के अंदर ऑडिटर की ड्यूटीज होती है। क्या ड्यूटी है, टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी विच विल बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी व्हाइल इशूइंग द न्यू शेयर्स, उसके आगे सेक्शन भी लिखा है, सेक्शन याद मत करो। टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट, ये उसकी ड्यूटी होती है, ठीक है। साइन दी ऑडिट रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट, ये लिख के आओ। हैव ऑडिट रिपोर्ट रीड एट एजीएम, एजीएम में इसकी ऑडिट रिपोर्ट रीड की जाएगी। रिसीव नोटिस एंड अटेंड करना है जनरल मीटिंग, ऑडिटर क्या करेगा, जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसका नोटिस को रिसीव करेगा और अटेंड भी करेगा, ठीक है। ये तो हमारे मेन मेन पॉइंट होगा, 7 पॉइंट्स अपने मेन मेन ये हो गए। अब इसके अंदर लिखना क्या है, देखो पहला पॉइंट पूरा लिखना है, मैं हाईलाइट करता हूँ जिससे तुमको चीजें समझ आएंगी, है ना। पहले अपन रफ कर देते हैं, फिर तुमको बताऊंगा लिखना किस तरीके से है ना जी। चलिए हाइलाइटर उठाते हैं, ये पूरी लाइन लिखना है अपने को, है ना।
टू साइन दी ऑडिट रिपोर्ट ये लिखना है। सेक्शन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सेक्शन काट देना यहाँ पे, है ना, सेक्शन काट देना। ओके, फिर अपना sign the audit report and other document. The company auditor also has a right to sign the auditor की report or sign or certify any other document in company. इतना लिखना है, that's it. Have audit report read at the AGM. Auditor की report AGM में पढ़ी जाएगी. The company auditor has the right to have the report read before the company in the general meeting. इतना लिखना है अपने को. Receive notices and attend करना general meeting. The company auditor is entitled to receive all the notices of and other communications relating to any general meeting and attend such meeting either by himself or through his authorized representative. इतना लिखना है, that's it. अब तुम्हारे पास मेरी समरी बुक नहीं है तो स्टडी मैट में टिक लगा लेना, ठीक है। एक एक दो दो लाइन अंदर की लिखनी, कीवर्ड सब कुछ मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना। नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते चलना, जिससे तुम्हारे और जो भी क्वेश्चंस है तो तुमको ये मैं बोल सकता हूँ एमटीपी के सॉरी मॉडल क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो तो एटलीस्ट तुम्हारे तैयार हो जाएंगे अच्छे से। फिर आगे क्या लिखना है अपने को, अटेंड करना है जनरल मीटिंग को, ठीक है। ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल हैव अ राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द सॉरी attend करना मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी एंड टू बी हर्ड इन द मीटिंग व्हेन द कमेटी कंसीडर द ऑडिट रिपोर्ट बट शैल नॉट हैव अ राइट टू वोट। इन्होंने क्या बोला भाई, आपको जनरल मीटिंग अटेंड करना है और ऑडिट कमेटी के बारे में बता दिया जनरल मीटिंग के लिए। यहाँ जनरल मीटिंग वाला पॉइंट ऊपर दे रखा था कि भाई आपको जनरल मीटिंग अटेंड करना है, और नीचे क्या दे रखा हुआ है, ऑडिट कमेटी अगर है तो उसकी मीटिंग भी आप अटेंड कर सकते हो, है ना। लेकिन इन्होंने बोला कि आप वोट नहीं कर सकते हो। स्वाभाविक सी बात है, ऑडिट कमेटी में तुम मेंबर थोड़ी ना हो, तुमको क्या करना है, ऑडिट कमेटी में जाके मीटिंग को अटेंड करना है, तुम वहां पे वोट नहीं कर सकते, है ना जी। ठीक है, तो ये पॉइंट तुमको लिखना है, दैट्स इट। इसमें से आपको 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएंगे, है ना जी। चलो ये क्वेश्चन भी मेरा हो गया, ठीक है भाई, ये वाला हो गया। अब इन्होंने बहुत कुछ भर के चीजें दे रखी हुई है, भर के इतना अपने को नहीं लिखना कि भाई इन्होंने 9 पॉइंट्स दे रखे तो अपने को सिर्फ 7 पॉइंट्स लिखना है। ये पूरा का पूरा स्टडी मेट इन्होंने छाप दिया। प्रॉब्लम क्या होता है पता, क्वेश्चन में पूछा कि भाई खीर मीठी है या नहीं है वो बता दो, तो अब अपन क्या बताते हैं, हाँ भाई खीर मीठी है, शक्कर डली हुई है इसमें या फिर गुड़ डली हुई है, अच्छी लग रही है खाने में, बहुत प्यारी है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दूध से बनी हुई है, इतना अपन लिख देंगे, अपने को 7 आउट ऑफ 7 मिलेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पूरा लिखते हैं भाई कि भाई खीर के बारे में पूछा है, खीर बनी कैसे है। खीर सबसे पहले मैं मार्केट गया, मार्केट से मिल्क लेके आया, मिल्क को पहले मैंने गर्म किया, गर्म कैसे किया भाई, पतीले में डाला, थोड़ा सा उसमें से पानी भी डाल दिया, फिर मैंने गैस को चालू किया, है ना, 100 डिग्री पे उसको बॉईल किया, फिर उसके अंदर मैंने चावल डाला, फिर मैंने शक्कर डाला, उसके बाद बनी, फिर बताएंगे कि हाँ मीठी थी खीर, है ना, बहुत अच्छी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पूरा घुमा फिरा के देते, इतना लिखने की रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। और 3 घंटे में साले अपन कितना लिख पाओगे भाई, 3 घंटे में से मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को देता हूँ 1.5 घंटे, और अपने को 1.5 घंटे बचा हुआ है, तो 1.5 घंटे में तुम इतना कुछ लिख पाओगे, कम से कम 25 30 40 पेज लिख पाओगे क्या, नहीं भी लिख पाओगे। सिंपल सा मैटर है, 7 आउट ऑफ 7 चाहिए तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइटेड मैंने कराए हुए वो चीज लिखो, दैट्स इट, आपके अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। और ऑडिट में प्लीज अपनी लैंग्वेज में फालतू का बकवास मत लिखना कि तुम बीकॉम का कुछ भी दे बत्ती दे जा रहे हो, दे बत्ती पे बत्ती दे जा रहे हो, वो प्लीज मत लिखना, नंबर तुरंत काटता है। उसको स्टडी मैट का बुकिश लैंग्वेज चाहिए, कीवर्ड जो होते हैं वो चीज चाहिए, नहीं मिलेगा वो काट देगा, सिंपल है ना, सिंपल है, वो काटेगा। चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, डेमोन्स्ट्रेट द ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई का अपन ऑडिट कर रहे हैं तो कौन सी ऑडिट प्रोसीजर अपने को फॉलो करना है, पेज नंबर 57 आ जाओ, ये आ गया अपना अपना समरी बुक का पेज नंबर 57, या फिर स्टडी मैट भी तुम देखोगे तो मिल जाएगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑडिट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने तुमको बताया था कि अपने को क्या क्या पॉइंट लिखना है, बताया था, जी हाँ बिल्कुल, क्लास में आपको बताया था। सबसे पहले एग्जिस्टेंस लिखना है, फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कट ऑफ लिखना है, फिर कंप्लीटनेस, फिर इवेल्यूशन, ये 5 तुमको लिखना है, ठीक है। ये 5 तुम हेडिंग डालोगे, इसके अंदर एक एक पॉइंट उठा के लिख दो, या फिर तुम चाहो दो दो पॉइंट लिख दो, ठीक है। एक एक दो दो पॉइंट तुम लिखोगे, आराम से तुमको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब ये चीज इसमें तुमको स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो, ठीक है, जिसके पास ये समरी बुक नहीं है, ये लो फटाफट लो स्क्रीनशॉट इसका।
चलो है ना, एक एक लाइन इसके अंदर से तुमको लिखनी है कि भाई इसकी पहली लाइन लिख दी, दैट्स इट, ठीक है। इसकी राइट हैंड ऑब्लिगेशन इसकी पहली लाइन लिख दी, ठीक है। बस इस टाइप से लिखो, तुम्हारा काम हो जाएगा, दैट्स इट। ये चीज थी, कितना सिंपल था, है ना। अब आते हम इसका आंसर, तुम चेक करो। लिखा तो इन्होंने वही चीज है, एग्जिस्टेंस है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कट ऑफ है, फिर कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन, फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर भी इन्होंने दे दिया। अब इन्होंने तीनों के 3 पॉइंट चेप दिए, 1 2 3, इसमें भी पूरे का पूरा स्टडी मेट का चेपा हुआ है, लेकिन अपने को नहीं लिखना, एक एक पॉइंट तुम इसके अंदर का लिखना, दैट्स इट, हो गया, है ना। अब डिस्कस द रोल ऑफ एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग कंप्लायंस विद एएस। इसका आंसर अपने को 84 पेज नंबर पर मिल जाएगा। आ जाओ 84 पेज नंबर, आ जाओ। ये रहा अपना चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में पेज नंबर 84, सॉरी चैप्टर 14 में है, एनएफआरए चैप्टर 14 में दे रखा है। ये रहा अपना पेज नंबर 84, ये दे रखा हुआ है। डिस्कस द रोल ऑफ द एनएफआरए इन मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग द कंप्लायंस ऑफ द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मॉनिटरिंग एंड एनफोर्सिंग वाला कौन सा है, ये वाला दे रखा हुआ, तो ये पूरे पॉइंट है, ये आपको लिखना है। इसमें से अपने को सिर्फ 7 पॉइंट्स कोई से भी छांट लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, जिसके पास नहीं है तो कोई भी जो सिंपल सिंपल है वो लिख सकते हो कि भाई रिव्यू करना वर्किंग पेपर्स को, ठीक है। सेकंड वाला पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, इवैल्यूएट करना है द सफिशिएंसी ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, ये टफ दिख रहा है अपन, और दूसरा देखते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं दोस्त, अपन कोई भी उठा सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। ऑथोरिटी में सीक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और मे रिक्वायर द पर्सनल प्रेजेंस ऑफ द ऑडिटर फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इन कनेक्शन विद द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट, कि भाई अथॉरिटी चाहती है कि भाई ऑडिटर भाई हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो तुम खुद हमारे ऑफिस आके बताओ, या फिर कुछ और कम्युनिकेशन वे के थ्रू चाहिए तो अपन ले सकते हैं, वो चीजें इन्होंने बता दी। ऐसे करके 7 पॉइंट्स इसमें से कोई भी उठा के तुम लिख देना, 7 में से 7 मार्क्स तुमको मिलेगा, ठीक है। एज इट इज छापना है, रटना है, सिंपल मैटर है, रटना है। तुम अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो वो मार्क्स काटेगा, सिंपल है, वो नहीं देगा नंबर, ठीक है। आ जाओ 7 पॉइंट्स लिखो, आपका काम हो गया, है ना। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अब तुम देखो इन्होंने 8 पॉइंट लिखा हुआ है, वही वही सेम पॉइंट्स वहां भी दे रखे हैं, बस कीवर्ड मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और जो फालतू का इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन वो हटा दिया, जो फालतू की चीज नहीं है वो हटा दी उसमें से, है ना। आ जाओ फिर 8A, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर फॉर रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिसिप्ट अपने को चेक करना है, तो अपन क्या ऑडिट का प्रोसीजर लगाने वाले हैं। पेज नंबर 88, अपनी बुक का पेज नंबर 88, आ जाओ। ये दे रखा है अपना पेज नंबर 88। पेज नंबर 88 पे दे रखा हुआ है, चलो पहले हेडिंग दिखाता हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन दी ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नाम से आ सकता है, तो इसके ऊपर शॉर्ट नोट के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, जून 17 में पूछा था और जून 23 में पूछा था, ठीक है। मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्या दोस्त कि मॉडल मॉडल जो क्वेश्चन पेपर है उसके सारे के सारे आंसर अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मॉडल क्वेश्चन पेपर कब आया, अब भी आया, और अपन ने बुक कब लॉन्च की थी, लास्ट ईयर, समझो ना। सारे क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर हैं, भरोसा रखना अपनी बुक के अंदर। बस मेरे को इतना चाहिए, तुम पूरी बुक याद करके चले जाना, तुम आराम से एमसीक्यू भी कर सकते हो, आराम से तुम ये जो जितने भी क्वेश्चंस है आराम से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। बस खुद पे विश्वास रखना, अपनी बुक पे विश्वास रखना, सब कुछ हो जाएगा, है ना। और एक आध क्वेश्चन अगर बाहर से आता है, नहीं समझ आता भाई, ऑप्शन है ना, इंस्टीट्यूट खुद कहती है 7 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसमें से 5 करना है दोस्त। एक कॉर्पोरेट अकाउंट वाला छोड़ दो, एक ऑडिटिंग वाला छोड़ दो, सिंपल है यार, इतनी चॉइस तो देंगे ना यार, बस टेंशन क्यों लेते हो यार, सब हो जाएगा। तो वेरीफाई करना है रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अपना क्वेश्चन क्या था दोस्त, एक बार अपन क्वेश्चन चेक करते हैं कि हाँ, रिसिप्ट रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही चेक करना है, कि जो अपनी रिसिप्ट आने वाली है हमारी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की या फिर हॉस्पिटल है, उसकी जो रिसिप्ट आती है तो उसको कैसे वेरीफाई करोगे। उठा के डाल दो, ये सारे के सारे पॉइंट 7 पॉइंट्स दे रखे, डाल दो उठा के कि भाई वाउच करना है अपने को, ग्रांट जो अपने को ग्रांट रिसीव्ड हुई है उसको अपने को वाउचिंग करना है, चेक करना है, ठीक है। और क्या दे रखा हुआ है, वाउच करना है, कलेक्शन कितना पैसा अपने को पेशेंट से आया वो अपने को चेक करना है, तो 7 के 7 पॉइंट एज इट इज उठा के तुम डाल दो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कि अगर तुमको तुम्हारे पास नहीं है अपनी बुक तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, समझ आ जाएगा चीजें किस टाइप से लिखना है, क्या लिखना है ना। बस दैट्स इट, ये चीज है। आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट। गुड ऑडिट रिपोर्ट के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देना है, पेज नंबर 72 पे आओ।
आ जाओ पेज नंबर 72 के ऊपर। पेज नंबर 72 ये दे रखा हुआ है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ऑडिट रिपोर्ट, दैट्स इट। कि भाई पहला है डिस्क्लोजर, क्लैरिटी, इसके अंदर की एक लाइन लिखो, क्लैरिटी है तो इसकी पूरी एक लाइन लिखो, कीवर्ड्स हाईलाइट कर रखा हुआ है, सिंप्लिसिटी, इंपार्शियलिटी, इंफॉर्मेशन बेस्ड, टाइमलीनेस, दैट्स इट ब्रो। कंप्लीट हुआ, 6 पॉइंट अपने को लिखना है। अब इन्होंने भी क्या लिखा है, वही चीज लिखा हुआ है, इन्होंने 9 पॉइंट लिखा हुआ है, तो तुम 6 और 7 पॉइंट लिखो, दैट्स इट, 6 पॉइंट भी लिखोगे चल जाएगा भाई। सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी, ठीक है, एक्सेट्रा 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 ऐसे करके इन्होंने 9 पॉइंट्स दे रखे हुए, 6 7 पॉइंट लिखो चलेगा, एक एक लाइन इसके अंदर लिखनी है। और मैंने निमोनिक भी दिया होता है कि भाई ध्यानचंद शिमला के आईआईटी में पढ़ने गया, डी से डिस्क्लोजर बोले तो ध्यान, सी से होगा हमारा क्लैरिटी, चंद फिर शिमला, एस से होगा हमारा सिंप्लिसिटी, आईआईटी, आईआईटी ये दे रखा हुआ है, इंपार्शियलिटी, इंफॉर्मेशन बेस्ड, टाइमलीनेस, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स है, याद करो फटाफट, है ना, और लिख दो टेंशन फ्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिस स्टूडेंट के पास मेरी बुक नहीं है, आ जाओ, ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो तुम। ठीक है दोस्त, हो गया होगा स्क्रीनशॉट का गेम। चलो, हमारे 8 क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो गया, मतलब मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 अपना निपट गया, सिंपल था, इजी था, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं थी, है ना दोस्त, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अब मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 यहाँ पर निपटवा रहा हूँ, सेट 2, ठीक है, December 24 का यहाँ पर निपटवा रहा हूँ। ओके, आ जाओ फटाफट एमसीक्यू के ऊपर आओ। हमारा एमसीक्यू यहाँ से चालू होता है, हमारा एमसीक्यू नंबर 6 से चालू होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेम्पररी ऑडिट फाइल। टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं है, अपनी बुक खोलना देखना, लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ये परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट है, तो टेम्पररी ऑडिट फाइल का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर डी है, सिंपल। वही चीज इन्होंने बोला कि भाई अगले क्वेश्चन में कि परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट कौन सा नहीं है, तो कॉपीज ऑफ द मैनेजमेंट लेटर, मैनेजमेंट का जो लेटर होता है वो अपना परम वो टेम्पररी ऑडिट फाइल के अंदर रखा जाता है, और हर साल चेंज करते हैं उसको, हटा एक साल रखते हैं, फिर हटा के फिर नया आता है तो नया रख देते हैं, बस ऐसा होता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ कि ईच क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कैन बी द ऑडिटर ऑफ एटलीस्ट 20 कंपनीज, 20 कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, सिंपल। ओके दोस्त, इसके आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एज पर कारो, कारो के हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन सा कंटेंट नहीं होता। पहली चीज है इन्वेंट्री वाला पॉइंट होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाला पॉइंट होता है, हाँ जी होता है कारो के अंदर, है ना। फिर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय वाला पॉइंट तो नहीं होता, तो इसका आंसर सी है ना। रिपेमेंट ऑफ लोन का पॉइंट कारो के अंदर है, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज का पॉइंट नहीं है, तो इसका आंसर सी रहेगा। फिर है भाई कॉस्ट ऑडिटर सबमिट्स हिज रिपोर्ट अलोंग विद रिजर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन सीआरए 3, सीआरए 3 के अंदर हमारा कॉस्ट ऑडिटर रिपोर्ट देता है। अब इसका बेनिफिट बताता हूं मैं तुमको, अपना जो लिमिट चार्ट करके दे रखा हुआ था, इसमें मैंने तुमको यहाँ पे कहा सीआरए 1 2 3 4 दे रखा हुआ है, और अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में एक एमसीक्यू दे रखा हुआ है, कौन सा, सीआरए 3 वाला। देखो पढ़ो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑडिटर सेल सबमिट हिज रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये एमसीक्यू आपसे पूछ लिया, तो ऐसे ही एमसीक्यू हमारी जो लिमिट चार्ट है, जितनी भी लिमिट्स है वो दे रखी हुई है, तो 1 2 3 एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, ये चीज है। ओके, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर करेगा, नहीं करेगा, कमेटी करेगी, कौन सी कमेटी, कमेटी नहीं करने वाली है ना। और नन ऑफ दी अबव दे रखा हुआ, तो अपना डायरेक्टर हो गया, वो अपॉइंट करेगा हमारा इंटरनल ऑडिटर को, है ना, ठीक है। की मैनेजरल पर्सन भी कर सकते हैं, डायरेक्टर भी कर सकता है, ठीक है, मैनेजमेंट भी कर सकता है। आ जाओ, उसके बाद क्या दे रखा हुआ है, कैजुअल वैकेंसी है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, सीएनडीजी फुलफिल करेगा 30 डेज के अंदर, सिंपल था, है ना। अब ये क्या दे रखा हुआ है कि फॉर एनी डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी टू डिपोजिट एन अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन ए स्टेपुलेटेड टाइम द कंपनी नीड टू पे, 12% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। अगर आपने बोले तो कंपनी ने कोई डिविडेंड पे करना था, नहीं पे कर पाया, ठीक है, टाइम लिमिट चली गई, उसके बाद अगर आप पे करता है, कौन, कंपनी अगर पे करती है, तो 12% का इंटरेस्ट के साथ उसको देना रहता है। ऑडिट इज डायराइव फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर, AUDIRE, लैटिन वर्ड से आया हुआ है ऑर्डर, AUDIRE। स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया, समरी बुक स्टार्ट की थी, चैप्टर 1 के अंदर ही दे रखा हुआ है, या फिर लेक्चर 1 है वहीं बताया था कि भैया ऑडिट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ऑडिट, AUDIRE, वहां से उठ के आया ऑडिट। ओके, लास्ट क्वेश्चन भाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्बन सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम। अपना जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 था उसमें क्या था, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर क्या नहीं होता। यहाँ पे अर्बन वाली पूछ ली कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, सुना है, हाँ जी सुना है। टाउन पंचायत, पंचायत का नाम सुना है, हाँ सुना है। म्युनिसिपैलिटी का सुना है, हाँ सुना है। म्युनिसिपल सोसाइटी का सुना है, बिल्कुल नहीं सुना। तो हमारा आंसर डी है। ठीक है दोस्त, यहाँ तक चीज क्लियर है ना जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम लोग आते हैं ऑडिट के पोर्शन पे। पहले तो कॉर्पोरेट अकाउंट दे रखा हुआ है, तो अपना सब्जेक्ट ही नहीं है यार दोस्त। चलो नीचे आओ फटाफट फटाफट, यहाँ ये दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 से आपको ऑडिट का पोर्शन दिखना स्टार्ट होगा आपके पेपर के अंदर। तो भाई पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑडिट ट्रेल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल। अब आ जाओ, इनमें बगराया है रायता। देखो कितना बड़ा आंसर दे रखा हुआ है, देखो भाई देखो कितना बड़ा आंसर दे रखा हुआ है। तो तुम्हें लगता है कि अपने को लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है बेटा। अपने को सिर्फ पेज नंबर 26 अपना समरी बुक का निकालो, मैं निकाल के तुमको देता हूँ। पेज नंबर 26। ये रहा अपना पेज नंबर 27 है। रुको रुको रुको। हाँ पेज नंबर 26 कि भाई व्हाट इज ऑडिट ट्रेल, डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट ट्रेल। दिसंबर 23 में आया हुआ है और इसका आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है, बिल्कुल एक लाइन का ये आंसर दे रखा हुआ है और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का ये आंसर दे रखा हुआ है और इन्होंने 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दिए हुए हैं दोस्त। देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 7 मार्क्स का दिसंबर 23 में आया हुआ है और सिर्फ इन्होंने 2 लाइन में आंसर को खत्म किया हुआ है। और जबकि तुम इनकी बुक को देखो, मॉडल क्वेश्चन पेपर को देखो, कितनी बड़ी रामायण टाइप का इन्होंने पूरा का पूरा लिख दिया है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो अपने को कितना लिखना है दोस्त, बस इतना सा लिखना है। इसलिए बोला जाता है बेटा कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लिया करो, क्लासेस कर लिया करो, समझ आती चीजें। अब जो स्टूडेंट है जिसने मेरे से पढ़ा है उनको पता है बेटा, या फिर किसी टीचर से पढ़ा है तो उनको पता है इतना लिखना है, दैट्स इट। कि भाई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन दैट एनेबल एन ऑडिटर टू ट्रेस द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट टू द अकाउंटिंग रिपोर्ट आर नोन एज ऑडिट ट्रेल। इसको अपन ऑडिट ट्रेल बोलेंगे। एक चीज उन्होंने, दो चीज पूछा है कि भाई ऑडिट ट्रेल क्या होता है और स्टैट प्रोविजन बताओ, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस बताओ। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन ये है कि ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 22 और अप्रैल 22 के बाद जो भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर यूज करता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तुम यूज करते हो, तो उसमें ऑडिट ट्रेल का फंक्शन होना चाहिए। अब मैं तुमको बता देता हूँ ऑडिट ट्रेल होता क्या है। ऑडिट ट्रेल का मतलब होता है, लाइक मैं एक मैनेजर हूँ या फिर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं एंट्री कर रहा हूँ। मेरे जैसे 5 अकाउंटेंट है जो कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हैं किसी भी कंपनी की, है ना। तो मैं आया, मैंने एंट्री कर दी, ठीक है। तो एक ऑडिट ट्रेल बनता जाएगा कि भाई दिव्यांशु नाम के बंदे ने एक एंट्री की, फिर से मैंने उस एंट्री को डिलीट कर दिया, तो एक एक्टिविटी लॉग टाइप का बनता जाएगा कि दिव्यांशु नाम के बंदे ने इस एंट्री को बनाया, उसके बाद डिलीट किया। फिर मैं आया, फिर उस एंट्री को एडिट करके कुछ मॉडिफाई कर दिया, अमाउंट को चेंज कर दिया, पार्टी को चेंज कर दिया, तो वो जो एक्टिविटी लॉग है वो दिखता रहेगा कि किस बंदे ने कब लॉग इन किया, क्या क्या चीज चेंज की, वो सारी चीजें तुमको दिखाना होगा। उसका मतलब होता है हमारा ऑडिट का ट्रेल, है ना। ठीक है जी। अब इसका यूज क्या है भाई, ऑडिट ट्रेल मतलब तुम एक्टिविटी वगैरह लिखने से होगा क्या? देखो दोस्त होता ये है, जब ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, कोई भी एंट्री अगर चेक कर रहा है, वो सबसे पहले एक बार एक्टिविटी लॉग भी खोल के देखेगा कि यार ये इस कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इसको बनाया, क्रिएट किया, फिर इसको एडिट किया, फिर इसको चेंज किया, फिर इसको मॉडिफाई किया, तो ऐसा क्यों किया। तो ऑडिटर जब ऑडिट करेगा उसका हो सकता है शक जाए, वो चीजों को चेक करे ऐसा क्यों हुआ। उसको एक छोटी सी लिंक मिल गई ना वहां से, यार ये एंट्री में इन्होंने गड़बड़ किया राम नाम के बंदे के साथ, या फिर राम नाम का कोई डेटर है, क्रेडिटर है, कोई भी है, कुछ भी है, उसके साथ इन्होंने उसकी एंट्री के साथ छेड़ाखाड़ी की हुई है। तो हो सकता है कुछ फ्रॉड हो सकता है अपने को वेरिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है राम से एक बार बात करके देखे कि पहले ये चेंज किया ऐसा क्यों हुआ, पहले तुमने बिल जनरेट कर दिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर नया बिल क्यों दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ से अपने को फ्रॉड के चांसेस या फिर कुछ एरर या फिर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस अपने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, ये सब चीजें ऑडिट ट्रेल के अंदर आती है ना जी। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन था, तो ये लिखना तुम्हारा काम हो जाएगा। आ जाओ मॉडल क्वेश्चन नंबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हमारा कौन सा है, 6 का बी क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच ऑडिट। ब्रांच ऑडिट के बारे में अपने को बताना है, पेज नंबर 42 पे आओ। ब्रांच ऑडिट के बारे में बताना है, पेज नंबर 42। ये दे रखा हुआ है ब्रांच ऑडिट। अब इसमें तुम पढ़ना मेरे दोस्त, क्या लिखा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द ब्रांच ऑडिटर। दिसंबर 17 में आया हुआ है, दिसंबर 19 में आया हुआ है, 4 मार्क का आया हुआ है।
दिसंबर 17, दिसंबर 19 में ब्रांच ऑडिटर के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है और आंसर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ब्रांच ऑडिट, ऑडिट और ब्रांच ऑडिटर दोनों का मिक्स करके लिखा हुआ है ना। तो ये 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे पॉइंट है ना, ये पूरे के पूरे पॉइंट अपने को लिखना होगा। इन्होंने ब्रांच ऑडिटर का पूछा है तो इन्होंने मिक्स्ड आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ब्रांच के बारे में बताया कि भैया सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 के अंदर कि भैया जिस जिस कंपनी की ब्रांचेस हैं उनको भैया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, वो सब चीज दे रखी हुई है। और ऑडिटर के ऊपर भी पावर वगैरह बता दिया कि भैया कि ब्रांच का जो ऑडिट है वो कौन करेगा, कंपनी का ऑडिटर कर सकता है, फिर कोई भी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोनों के बारे में मिक्स्ड आंसर दिया। तो ये पूरा का पूरा तुमको ही लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्त, मैं यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ सारी की सारी चीजें, है ना। तो तुम इसमें कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने इधर कि मैंने बुक में ब्रांच ऑडिटर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा हुआ है अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर में, ब्रांच ऑडिट पूछा है, वहां पे ब्रांच ऑडिटर लिखा है और यहाँ पे ब्रांच ऑडिट लिखा हुआ है। लेकिन जब तुम इनके भी आंसर में जाओगे ना, सिमिलर सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 समझाया हुआ है, सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 भी इन्होंने समझाया हुआ है। देखो ये रहा और फालतू की और बहुत सारी इन्होंने रामायण दे रखी हुई जो कि किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो अपने को वो मैंने जो पढ़ाया हुआ है वो चीज अपने को लिखना है, दैट्स इट, इतना करना है। उसके बाद अपने को कुछ भी नहीं करना है, इतना तुम लिखो, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, है ना जी। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर आता है हमारा 7 का ए, डिफरेंस बिटवीन ऑडिट की रिपोर्ट और ऑडिट का सर्टिफिकेट। तो ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में बात करना है। तो ये वाला पोर्शन काटना, ये वाला पोर्शन लिखना और ये वाला पोर्शन तो अपन अपनी बुक से लिखते हैं, ठीक है। और इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, अपने को सिर्फ 7 पॉइंट लिखना है, जिसमें से आपको 7 आउट ऑफ 7 मिलेंगे। और ये जो लिखा हुआ है ये कुछ भी मत लिखना, फालतू की चीज है। तो पेज नंबर 72 पे आ जाओ, उस पर अपने को मिल जाएगा। ये दे रखा हुआ है ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है। इसमें अपने 5 पॉइंट है, तो प्लीज आप इसमें से 2 पॉइंट और कोई भी यहाँ पे ये वाले प्लीज इसमें से 2 पॉइंट और कोई भी उठा के याद कर लेना। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है जो अपनी बुक में नहीं दे रखे हुए, वो उठा के तुम रख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। 5 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करना है। ये फॉर्मेट वगैरह ये कुछ भी मत लिखना कि डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, बेसिस, फॉर्मेट, ये मत लिखना। डायरेक्ट ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये करके ये चीज लिखना है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट ये तुम्हारा हो गया, है ना। 7 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। फिर है भाई क्या लिखना है अपने को, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, डिस्कस एंड एनालाइज द स्टेटमेंट रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर आपको रिपोर्टिंग करना है। तो पेज नंबर 83 पे अपना दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है कि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है, इसके ऊपर अपने को रिपोर्टिंग करना है। तो ये देखो ये क्वेश्चन अपने को मिल गया, जून 24 में ही आया हुआ है। और फिर इन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी डाल दिया कि एनालाइज करना है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस चीज पर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के ऊपर अपने को रिपोर्टिंग करना है। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो ये दे रखा हुआ है। बस इतना सा पॉइंट अपने को लिखना है, 7 मार्क्स अपने को मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, एज इट इज आपको छापना होगा। पूरे कीवर्ड वगैरह मैंने हाईलाइटेड किए हुए है ना, पूरा मैंने आपको पढ़ाया भी है कि क्या है क्या नहीं है ना, ये चीज है। अब इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने भी वही सारी चीज लिखी हुई है। अब तुम देखो दोस्त, इन्होंने पूरा पन्ना भर दिया, इन्होंने पूरा पन्ना भर दिया, देखो पूरा पन्ना भर दिया पूरा। देखो अभी तुम पन्ना पूरा लिखने जाओगे बेटा, कम से कम 2 पेज के अंदर आएगा। ये तो बिल्कुल छोटा छोटा करके लिखते हैं, इनका फॉन्ट बिल्कुल सही है। तुम जब लिखोगे आराम से 2 पेज 2.5 पेज पहुंच जाएगा और कोई मतलब नहीं है। तुम भाई आधे घंटे इस क्वेश्चन को करने में लगा दोगे। जो अपना मेन मुद्दा है, मेन जो चीज है, मेन कीवर्ड वगैरह जो भी लिखना है वो सब मैंने डाल दिया, इसके अलावा कुछ भी मत लिखना बस, है ना। हमारे आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद है भाई लास्ट क्वेश्चन है कि भाई डिस्कस द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन कौन सी स्टेप्स अपने को लेना है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर है, अगर मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने वाला हूं तो क्या क्या स्टेप्स अपने को लेना है। पेज नंबर 99, पेज नंबर 99 आ जाओ। पेज नंबर 99 आ जाओ। क्या दे रखा हुआ है, पॉइंट्स टू बी kept in mind while doing an audit of cooperative society। ये 7 पॉइंट उठा के छाप देना। स्क्रीनशॉट लो दोस्त, स्क्रीनशॉट फटाफट।
ठीक है, ये पॉइंट लिख देना, एक दो तीन तीन चार इसमें से लिख देना। और तुमको और दिख रहा है ऑडिट ऑफ इनकम और ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक पॉइंट इसमें से लिखना, एक पॉइंट इसमें से लिखना। तुमको और लिखना है तो लिख सकते हो, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ये चीज लिखो, दैट्स इट, आपका काम हो गया। कहाँ गया, हाँ ये रहा। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, जनरल पॉइंट्स में डाले हुए हैं दो तीन पॉइंट, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ इनकम लिखा, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है और अदर पॉइंट्स करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम और इन्होंने बहुत ज्यादा कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना है दोस्त। तुम क्या करना भाई, तुम्हें जनरल पॉइंट करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। हालांकि फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, जनरल पॉइंट नहीं भी लिखोगे तुम डायरेक्टली ये लिख देना 7 पॉइंट, ठीक है। और ऑडिट ऑफ इनकम से रिलेटेड एक पॉइंट लिखना, ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर से एक पॉइंट उठा के लिख देना, सिंपल वाला। आपको 7 आउट ऑफ 7 मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, सब कुछ कंटेंट आपका रेडी है ना जी। आ जाओ फिर 8th का बी, discuss the procedure to be followed for fixing the remuneration of the cost auditor and the reporting requirement of the cost audit as per the CRA 3। अब मैं बात करता हूँ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जो हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट होती है ना, हमारा जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ना, सिमिलर उसी के जैसी होती है। कुछ कुछ पॉइंट अपने को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के उठा के लिखना है। ये अपनी बुक के अंदर ये आंसर नहीं मिलेगा, ऊपर वाला जरूर मिलेगा। कौन सा वाला, कि फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन वाला अपने को मिलेगा, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन वाला अपने को मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ था, हाँ पेज नंबर 47 पे फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन वाला, वो मैं तुमको दिखाता हूँ पहले। 47 पेज नंबर निकालो अपनी बुक का फटाफट से। हाँ पेज नंबर 47 पे फिक्सिंग ऑफ रेम्यूनरेशन, आपकी रेम्यूनरेशन, कॉस्ट ऑडिटर है आप, कौन रेम्यूनरेशन फिक्स करता है। तो तुमको ये जो चार्ट फॉर्मेट में दे रखा है ऐसा मत लिखना, चार्ट मत बनाना दोस्त। आपको डायरेक्टली क्या करना है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पढ़ो पहले कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी ऑडिट कमेटी बना रही है, हाँ जी, तो ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड द रिम्यूनरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो लिखना कैसे, सिंपल पैराग्राफ में लिखना है कि इफ अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी, देन ऑडिट कमेटी शैल रिकमेंड करेगा रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये पूरा पैराग्राफ लिख देना, ठीक है। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल कंसीडर एंड अप्रूव इट एंड शेयर होल्डर देन सब्सिक्वेंटली रेटिफाइड, इतना लिख देना पैराग्राफ फॉर्मेट में। और फिर अगले पैराग्राफ में क्या लिखना है, इफ अ कंपनी डजंट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी देन रेम्यूनरेशन शैल बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर, दैट्स इट, इतना लिखना चलेगा, हो गया आपका। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है ना जी, ये पॉइंट लिखना है। अब ये अपना एक पार्ट तो हो गया कि भैया तुम जो कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है उसकी रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट वाली पोर्शन पे अगर अपन जाते हैं, मैंने तुमको शायद क्लास में बताया था कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है कि वो क्या क्या चीजें रिपोर्टिंग करेगा। सेम चीज, बहुत मिलते जुलते पॉइंट अपने को कॉस्ट ऑडिटर में भी करने होंगे, है ना। तो इसके पहले एक बार आंसर देख लो, कहाँ है भाई इसका, हाँ ये अपना ये दे रखा हुआ है कि कौन, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख दिया अपन ने। जो चार्ट था ना, उन्होंने पैराग्राफ फॉर्मेट में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, तो तुमको उतना ही लिखना है, दैट्स इट। ये पूरा पढ़ के देखना एक बार, समझ आ जाएगा, सेम चीज है। अब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात आती है कि जो कॉस्ट ऑडिटर होगा कि वो अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, किस तरीके से वो रिपोर्टिंग करेगा। तो पेज नंबर 73 अपनी बुक का निकालो। पेज नंबर 73। अब मैं तुमको बता रहा हूँ क्या स्टैट्यूटरी और जो ऑडिटर होता है ना उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, तो उससे मिलते जुलते ही पॉइंट तुमको लिखना होगा कि भैया क्या, वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड इफ नॉट देन प्रोवाइड डिटेल देयर ऑफ एंड इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है, ऑडिटर अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में लिखेगा कि भाई अगर इसको फुल जो भी इसको इन्फॉर्मेशन और जो एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट थी वो मिल गई हो तो ठीक है, नहीं मिली हुई है तो प्लीज उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है कि ये इन्होंने डिटेल्स नहीं दी हुई है और क्या इम्पैक्ट आ रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, है ना। एक पॉइंट लिखो, ये सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट तुम रीड करना, सिंपल है कि वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ कंपनी ने केप्ट किए गए हैं कि नहीं किए गए हैं, बस इतना लिखना। तीसरा पॉइंट क्या है, वेदर द ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट हैज बीन सेंट टू हिम एंड द मैनर ही हैज डेल्ट इट इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। ये 3 पॉइंट इसके रीड करना, फिर तुम आओ इनके आंसर पर बताता हूं तुमको। इससे ही मिलते जुलता आपने को आंसर लिखना है।
देखो पहला दूसरा तीसरा पढ़ो कि क्या इन्हें इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जो चाहिए था मिला है, नहीं मिला, नहीं मिला तो अपने को रिपोर्ट करना है। फिर दूसरी चीज है कि भैया प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट ऑडिट के जो भी रिकॉर्ड्स हैं मेंटेन किए गए हैं कि नहीं किए गए लॉ के हिसाब से। वहां पे क्या था, कंपनी से 2013 के हिसाब से था। जब मैं समरी बुक खोलता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है कि इसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए कि नहीं, किसके हिसाब से, कंपनी एक्ट के हिसाब से। ठीक है। और इनके इनके क्वेश्चन में क्या आएगा भाई कि भाई प्रॉपर कॉस्ट ऑडिट के कॉस्ट ऑडिट होना है। ठीक है। कॉस्ट के जो रिकॉर्ड रखे हैं कि नहीं रखे एज पर दी रूल्स के हिसाब से। देखो कौन से रूल होंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। तो ये तुमको लिखना है, लिखना नहीं तो तुम डायरेक्टली लिख देना कि प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैव बीन मेंटेन बाय द कंपनी एज पर लॉ और नॉट। नहीं लिखेगा तो तुमको रिपोर्ट करना है, इस टाइप से तुमको बनाना है और तुम इसको रीड करना, तुमको समझ आएगा। ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, वेदर इन हिज ओपिनियन प्रॉपर रिटर्न एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट और इट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच नॉट विजिटेड बाय हिम। ऐसा ही सेम पॉइंट अपना स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर होता है जो मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है कि भाई जो प्रॉपर रिटर्न्स है या फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो ब्रांच है अपनी कोई ब्रांच है वहां से मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन या फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रॉपर जो उन्होंने रिटर्न फिल किए गए, प्रॉपर जो रिपोर्ट मुझे चाहिए थी वो मिली कि नहीं मिली, जिस ब्रांच को मैंने विजिट नहीं किया उसकी मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली होगी तो मुझे अपनी ऑडिट की रिपोर्ट में डालना होगा। चौथा पॉइंट क्या बोलता है, वेदर इन हिज ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन द सेड बुक्स एंड रिकॉर्ड्स गिवन गिव द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड बाय द कंपनीज ऑफ 2013। सिंपल है, जो इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं और जो रिकॉर्ड्स इन्होंने बनाए हैं वो कंपनी सब 2013 के हिसाब से हैं कि नहीं है, नहीं है तो रिपोर्ट करूंगा। सेम एज इट इज अपने को स्टैट्यूटरी ऑडिटर के अंदर भी सेम पॉइंट देखने को मिलेगा। फिर फिफ्थ वाला पॉइंट क्या बोलता है, एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड। जो कॉस्ट रिकॉर्ड तुमने बनाए हैं उसका इंटरनल कंट्रोल तुमने अच्छे से किया है कि नहीं किया, नहीं किया तो रिपोर्ट करेंगे। अगला पॉइंट, जो इनका कॉस्ट ऑडिट पूरा पढ़ना, वेदर इन हिज ओपिनियन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन द एनेक्स्चर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ सेल्स और मार्जिन, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो तुमको कितना लिखना है, तुमको सिर्फ यहां तक लिखना, यहां तक लिखना कि ये पूरा वेदर इन हिज ओपिनियन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट इन एनेक्सर टू द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इतना लिखना कि जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी चीज दे रखी है ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही है ना, उसमें वो चीज लिखना होगा। फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखना होगा, वेदर डिटेल्ड यूनिट वाइज और प्रोडक्ट या फिर सर्विस वाइज कॉस्ट स्टेटमेंट एंड शेड्यूल्स thereto in respect of the product or service to the company duly audited and certified by him are kept in the company। क्या बोला गया है, जो भी ऑडिट की मैंने रिपोर्ट बनाई हुई है वो इन कंपनी ने प्रॉपर तरीके से रखी है कि नहीं रखी गई, जो भी मैंने सर्टिफाई किया हुआ है, जो भी ऑडिट किया हुआ है इन्होंने प्रॉपर तरीके से कैप्ट किया है कि नहीं, जो पुरानी रिपोर्ट वगैरह थी वो उन्होंने कैप्ट किया है कि नहीं, की सिंपल सा मीनिंग निकलता है इनका। तो ये 7 पॉइंट्स थे जो अपनी बुक के अंदर नहीं थे, इसलिए मेरे को यहाँ पे समझाना पड़ा, है ना। और ये मिलते जुलते पॉइंट थे स्टैट्यूटरी ऑडिटर से रिलेटेड, है ना। ये क्वेश्चन पहली बार आया हुआ है यहाँ पे पहली बार आया हुआ है, तो प्लीज इसको भी अपने को रख लेना। ठीक है। चलो मैं एक चीज बोल सकता हूँ, अपना जो समरी बुक है उसमें से एक दो क्वेश्चन है ना, दो क्वेश्चन होंगे। एक तो सबसे पहले ऑडिट कौन सा था, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन वाला था। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के मैंने 4 पॉइंट कराए थे, तो 3 तुमको यहाँ से याद कराए हैं, है ना। और एक ये वाला क्वेश्चन है जो कि अपनी बुक के अंदर नहीं है, बाकी सब कुछ अपनी बुक के अंदर दे रखा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या होता है, जनरली स्टेट ऑडिटर का पूछते हैं, मोस्टली स्टैट्यूटरी ऑडिटर के बारे में पूछते हैं कि भाई स्टेट ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, कॉस्ट ऑडिटर की नहीं पूछते हैं। ये इन्होंने बस मोक में डाला हुआ है तो इसलिए अपन ने फिर भी कर लिया, है ना। चलो एक चीज और मेरे को तुमको बताना था, वापस आता हूँ। इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो और बताता हूँ कि किस टाइप से होते हैं। उससे पहले एक चीज और सुनना, जैसे पेपर में एक गलती बिल्कुल मत करना, जैसे एफएस लिख के आ गए पूरा लिखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कोई भी शॉर्ट फॉर्म वगैरह यूज मत करना, ऑडिट के पेपर हो चाहे कोई भी पेपर हो, है ना। तुमको फुल फॉर्म सबके लिखना है, जैसे अपन लिखते हैं ना बैलेंस शीट का अपन बीएस लिख के आ गए मत लिखना, पी एंड एल का एस इस टाइप से लिख के आ गए मत लिखना, पूरा लिखना बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस टाइप से तुमको लिखना है। चलो अब इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी ऑडिट के ऊपर लेके आता हूँ तुमको, उससे समझाने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा आसानी से हम उसको समझ पाएंगे। आ जाओ आ जाओ। किस टाइप से रहेगा, सिंपल टाइप का रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे अपना एक चार्ट है, इसको भी समझो कि भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर,
सेक्शन 139 तुमको पता है कि अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी को अगर पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है तो ये वाला सेक्शन लगेगा, सेक्शन 139 सबसेक्शन 6। इसमें क्या दे रखा है, पहला ऑडिटर अगर आप अपॉइंट करते हो तो 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करता है तो 90 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा। ये अपना आंसर है, ये अपने को पता है, ये कॉन्सेप्ट है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के क्या पूछेंगे, मतलब बहुत सिंपल पूछेंगे, वो डायरेक्टली पूछेगा कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी का पहला ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट होगा, इस टाइप से पूछ सकता है। या फिर मिस्टर एक्स है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर बनने जा रहा है, और जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी पहली बार कंपनी अभी बनी हुई है, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट करने वाली है, तो किस टाइप से हमारा ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो तुमको पूरा का पूरा बॉक्स लिखना है। बॉक्स लिखेंगे कैसे, पैराग्राफ फॉर्मेट में, मतलब लाइन बाय लाइन लिखना है, बॉक्स नहीं बनाना है, डायरेक्टली लिखना है। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 फर्स्ट ऑडिटर of non-government company shall be appointed by the board of director within 30 days. If not appointed by board of director within 30 days, then next 90 days, then within next 90 days, shareholder will be appoint that auditor. इस टाइप से लिखना, that's it, simple। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, इनडायरेक्ट तरीके से, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। अब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर के बारे में पूछ सकता है भाई कि भैया एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, मिस्टर एक्स नाम का बंदा है, सब्सिक्वेंटली वो ऑडिट फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो रहा, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, तो किस टाइप से होगा। तो वही सेम चीज तुमको पूरा का पूरा पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है, सिंपल है, ठीक है। इस टाइप से तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी सुनो, कैजुअल वैकेंसी है, वो पूछ सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कैजुअल वैकेंसी तो कैसे फुलफिल होगी। तो अपने को लिखना है एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 a casual vacancy in government company shall be fulfilled why CNDG within 30 days if CNDG is not appointing, या फिर ऐसा लिख सकते हैं if CNDG has not appointed within 30 days then within next 30 days board of director will appoint that auditor and his tenure will be टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इतना लिखना, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से था। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप करना 7999931761 पर, है ना जी। और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो भी चीजें मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, वहां से मेरे से हमेशा कनेक्टेड रहना। बहुत सारा कंटेंट में तुमको यूजुअली फ्री ऑफ कॉस्ट तो मैं बहुत सारी चीजें तुमको प्रोवाइड करता रहूंगा, है ना। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कॉल भी कर सकते हो। बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है तुम्हारा, बहुत कम टाइम बचा है तुम्हारे एग्जाम को, तो फटाफट से अच्छे से बेस्ट अपना आउटपुट निकालो। डिस्ट्रैक्शन से बचो, फालतू की चीजों में मत दिमाग लगाओ। पढ़ाई पे जितना ज्यादा तुम फोकस करोगे बहुत अच्छा होगा। जितना ज्यादा आउटपुट अभी दे सकते हो अच्छे से दो, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर। और कोई हेल्प लगे हमेशा आपका भाई खड़ा है। चलो बाय बाय, टेक केयर।